नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं जन्म कुंडली अध्ययन करने के लिए। एक जन्म कुंडली लेकर आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ हूं। यह जन्म कुंडली एक युवती की है। आइए हम सभी मिलकर इस जन्म कुंडली का अध्ययन करेंगे। मैं जन्म की तारीख बता देता हूं, आप जन्म कुंडली तैयार कर लीजिए। जन्म की तारीख है 8 दिसंबर 1993 1993 और जन्म का समय है शाम 5:55 मुंबई, महाराष्ट्र। जन्म कुंडली तैयार करिए। ये सेम जन्म कुंडली आप सबके सम्मुख बनकर के आएगी। जातिका ने जन्म बुधवार के दिन मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि को हस्त नक्षत्र के तृतीय चरण में लिया। देवगण कन्या राशि, यह भूमि तत्व की राशि है। बुध इस राशि के राशिश होते हैं। यह जन्म कुंडली वृषभ लग्न की है। लग्नपति बनते हैं शुक्र और वो जाकर के कहां बैठे हैं तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में। और देखा जाए तो जन्म कुंडली के सप्तम भाव में ही लगभग 5 ग्रहों की युति है। अब ये 5 ग्रह जन्म कुंडली के सप्तम भाव पर और इन सबों पर शनिदेव की दृष्टि का पड़ना। देव गुरु बृहस्पति इस जन्म कुंडली में, जो कि कारक नहीं है, बैठे हुए हैं कुंडली के षष्ठ भाव में। और चंद्रमा हस्त नक्षत्र में, खुद के नक्षत्र में है। 17 अंश 10 कला के साथ कन्या राशि में। कन्या राशि वालों के लिए जो समय अभी वर्तमान समय में चल रहा है, बस आखिरी चरण है, समापन की ओर है। राशि से शनि का पंचमस्त होना कष्टदायी समय। और साथ ही साथ इस जातिका को वर्तमान समय में राहु की दशा है, जो कि बिल्कुल अब अपने आखिरी चरणों में, क्योंकि 2023 में अब यह दशा भी समाप्त हो जाएगी। 18 वर्ष से जो चल रही थी दशा, वो अब समाप्त होने जा रही है। तो 18 वर्ष की दशा में देखें तो एक तो राहु की दशा हुई, उधर कन्या राशि को 7.5 के बाद ढैया के बाद फिर राशि से शनि का पंचमस्त चलना। तो यहां भी लगभग 13-14 साल का समय निकल गया। एक ऐसा दौर इस जातिका ने देखा और उसी दौर से संबंधित इनके माता पिता और स्वयं इस जातिका का प्रश्न। विवाह हुआ और टूट गया। दोबारा विवाह होगा या नहीं, और होगा तो क्या सुखद होगा? माता पिता का कहना है कि अब ये दोबारा विवाह करने को तैयार नहीं हो रही है। बस वो इतना ही चाहते हैं कि विवाह हो जाए। आमतौर पर देखा जाए तो अगर आप भी अभिभावक हैं तो आप भी यही सोचेंगे। अब भी 1993 की जन्मी ये लड़की है। इसी समय, इसी उम्र में इसके साथ एक दुर्घटना अनहोनी घटित हो जाती है। दांपत्य जीवन में कुछ परेशानी और दांपत्य जीवन नहीं चल पाता। अब इसने जो दिन देखा है, जो परिस्थिति इसने देखी है, पति का जो स्वरूप इसने देखा है, अब इसके बाद पति स्वरूप की कल्पना ये कर ही नहीं रही है। अब इसके लिए तैयार नहीं है। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली को जरा देखिए। इस जन्म कुंडली को आप बड़ी आसानी से समझ लेंगे। इस कुंडली को समझना कोई बहुत कठिन नहीं है। लग्नगत केतु बैठे हैं और ये केतु कैसे हैं तो नीच राशि में जाकर के बैठे हैं। कृत्तिका ये सूर्य का नक्षत्र है। सूर्य के नक्षत्र में लग्न में केतु नीच राशि में बैठे हैं। और देखा जाए तो शनिदेव केंद्रगत हैं धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में है शश महापुरुष योग। और इस जन्म कुंडली में षडबल में सबसे बलवान शनिदेव ही हैं, क्योंकि नौमांस में शनिदेव उच्च राशि में है। तो जन्मांक में स्वगृही, नौमांस में उच्च के, और शनिदेव का बलाबल सबसे ज्यादा। वृषभ लग्न की कुंडली में शनिदेव का सबसे बल तो वैसे ही होता है, सर्वाधिक कारक होते हैं और इनकी दृष्टि राजयोग प्रदायक होती है। लेकिन मैंने सदैव एक बात कहा कि जन्म कुंडली में शनिदेव राजयोग प्रदायक हों तब भी उनकी दृष्टि रिश्तों के मामले में कोई रियायत नहीं करेगी और रिश्ते तो टूटेंगे ही। यहां सप्तम भाव में अगर आप देखें तो ग्रहों का जामवाड़ा लगा हुआ है। सप्तम पति भी यहीं पर बैठे हुए हैं, परंतु डिग्री वाइज ये कमजोर। अच्छा, एक बात आपको बता दूं कि चलित में सभी ग्रह यथावत फल दे रहे हैं, कोई भी ग्रह कहीं बदला नहीं है। तो सप्तम पति का सप्तम में बाल अवस्था में होकर के बैठना, सूर्य का यहीं बैठना, शुक्र राहु और बुध राहु सूर्य की स्थिति को एक कार्यक्रम में बताया था। प्रथमे ही वर्षे स्त्रीत्यागमाहु, प्रथमे एक वर्ष में ही विवाह तोड़ने की स्थिति आ जाती है। अगर बुध सप्तम में पीड़ित होकर के बैठे हों तो उनकी दशा आते ही विवाह को वो तोड़ देते हैं। बुध की दशा तो नहीं आई, राहु की दशा आई। राहु की दशा में विवाह हुआ
आमतौर पर देखा जाए तो राहु की दशा में जब भी विवाह होते मैंने देखा है, उस विवाह में परेशानी रहती है या आती जरूर है। इसमें अब हो सकता है अपवाद कोई निकल करके कह दे कि मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन 99.99 बार 999 बार मैंने देखा है कि राहु की दशा में अगर विवाह हो रहा है तो परेशानी आएगी। अच्छा कमाल, मैंने अपने कार्यक्रमों में लोगों से मिलने पर यह बात सदैव कहा कि इस जातक अथवा जातिका के दाम्पत्य जीवन में परेशानी है, और आप गौर करिए कि उसी समय में राहु की दशा आपको मिल जाएगी। असल में देखा जाए तो इस प्रकृति में जो घटना घटित होने वाली है उसका पहले से कहीं ना कहीं एक स्टेज तैयार हो जाता है। अब मान लिया जाए कि किसी का दाम्पत्य जीवन खराब हो तो उसके लिए एक सबसे जरूरी तो यह है कि उसका भ्रामक विवाह हो, यानी माता पिता भी भ्रम में पड़ करके, मोह में पड़ करके विवाह कर दें और बाद में उनको पछतावा हो। वैसे तो ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सप्तम भावस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि पड़ जाए तो परिस्थिति तो चाहे जैसी भी हो, ज्योतिष शास्त्र का तो कथन है कि ब्रह्मा की भी पुत्री हो तब भी दाम्पत्य जीवन टूटने की संभावना बनती है। ज्योतिष शास्त्र के दो मुख्य ऐसे सूत्र हैं जिसे सदैव आप लोगों को याद रखना चाहिए। पहला सूत्र कहता है कि ब्राह्मण वर्ण की लड़की हो और शूद्र वर्ण का लड़का हो, और ऐसे दोनों का विवाह कर दिया जाए तो ब्रह्मा की पुत्री हो तब भी उसे वैधव्य देखना पड़ेगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में और भी कुछ ग्रह स्थितियां अधिक मजबूत होंगी तो फिर यह चिंता का विषय नहीं है, लेकिन हां है यह गंभीर विषय कि ब्राह्मण वर्ण की लड़की का शूद्र वर्ण से विवाह न किया जाए। एक दूसरा, सप्तमस्थ मंगल पर शनि की दृष्टि का पड़ना भी दाम्पत्य जीवन को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है। इस कुंडली को जरा देखिए, सप्तम भाव में सप्तमेश बैठे हैं, उन पर शनि की दृष्टि का पड़ना, वो इस कुंडली में अस्त अवस्था में है। दूसरे बन जाते हैं शुक्र जो कि दाम्पत्य के कारक हैं, वो भी इस कुंडली में अस्त अवस्था में जाकर के बैठे हैं, तो दाम्पत्य का कारक अस्त अवस्था में। अब बचे देवगुरु बृहस्पति जो जाकर के जन्म कुंडली के षष्ठ भाव में बैठे हैं, नौमांस में ये नीच के हैं और जन्मांक में ये पाप कर्तरी योग में है। इधर चंद्रमा और इधर सूर्य मंगल राहु ने मिलकर के देवगुरु को पाप कर्तरी योग में डाल दिया है। आप चंद्रमा को पाप ग्रह तो मान गए हैं ना, क्योंकि कृष्ण पक्ष के 10वीं के चंद्रमा है ये, तो ये पाप कर्तरी योग में। तो माता पिता की जो चिंता है वो वाजिब चिंता है। एक अभिभावक की ये वाजिब चिंता है कि ठीक है, इसके साथ जो घटना घटित हो गई अब इसका पुनर्विवाह हम कर दें और ये फिर से सुखद जीवन जिए। देखिए, एक अभिभावक के रूप में आपकी ये सोच तो सही है, परंतु इस जन्म कुंडली के दृष्टिकोण से देखें तो इस कुंडली में मैं वैवाहिक जीवन को नहीं देख रहा हूं। अब सवाल ये उठता है कि जिस लड़की की उम्र अभी इतनी कम है, अब भी से ये ऐसे बैठ करके अकेले जीवन धन कमा भी ले, अपना कुछ कर भी ले, तो अकेले जीवन कैसे काटेगी? अभी 23 के बाद इसको देवगुरु की दशा लगेगी। अब गौर करिए, ये तो ठीक है कि 7.5 ढैया इत्यादि जो भी बुरी ग्रह दशाएं थी, राहु की दशा अब सब समाप्त हो जाएगी, गुरु आ जाएंगे, लेकिन गुरु भी तो इस लग्न में कारक नहीं है। अब सवाल उठता है कि लग्नपति के पास जो बल है, 13 हंस 10 कला के साथ अनुराधा नक्षत्र में शनि के नक्षत्र में बैठे लग्नपति हैं अस्त अवस्था में, और मैंने बताया था कि शुक्र और शनि अस्त हों तब भी बल बढ़ता नहीं, लेकिन जो बल उनके पास है वो उसका प्रभाव देते हैं। तो शुक्र के पास बल होने के कारण मैं देवगुरु को विपरीत राजयोग का निर्माण करते ही कहूंगा। तो उस अवस्था में देवगुरु की दशा में ये जातिका संघर्ष करके अपने आप को स्थिर तो कर ही सकती है, ये जातिका अपने आप को स्थापित तो कर ही सकती है, अपने लिए जितना हो सके उतनी व्यवस्था तो कर ही सकती है। एक जीवन को चलाने के लिए जो जरूरी चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं ये सारी व्यवस्थाएं तो कर ही लेगी। माँ बाप भी तत्पर ही हैं। अब सवाल उठता है कि क्या हर हाल में विवाह मना करना ही एकमात्र उपाय है? विवाह को बचा करके काम नहीं चल सकता? जो कि एक आम प्रश्न है, बिल्कुल सबके मन में उत्पन्न हो रहा होगा। हो सकता है मेरे कई दर्शक भी हैं, उनके मन में भी उत्पन्न हो रहा हो। देखिए, भावनात्मक रूप से अगर आप सोचेंगे तो जवाब निकल करके आएगा कि हाँ, विवाह कर दिया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप ज्योतिषीय दृष्टिकोण से इस जन्म कुंडली को देखेंगे, आइए जरा मैं एक नजर में, नौमांस मैंने बनाया नहीं है लेकिन नौमांस के बारे में आपको समझाता हूं। नौमांस की स्थिति ऐसी है, नौमांस मुख्यतः दाम्पत्य जीवन को प्रदर्शित करता है। नौमांस कर्क लग्न का बना हुआ है। लग्नपति चंद्रमा जाकर के 12वें भाव में बैठे हैं। यहां पर सप्तम भाव के स्वामी भी शनिदेव बनते हैं। यहां पर भी नहीं, यहां पर सप्तम भाव के नौमांस में शनिदेव बनते हैं, वो उच्च राशि में बैठे हैं, प्लस पॉइंट। लेकिन नौमांस में सप्तम भाव में ही देव गुरु बृहस्पति सूर्य के साथ बैठे हुए हैं और राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। यानी अगर आप दाम्पत्य जीवन का नौमांस में भी जाकर के विवरण ढूंढें तो वहां पर भी कोई विशेष श्रेष्ठ स्थिति दिखाई नहीं पड़ रही है।
अर्थात किसी तरीके से अगर इस जातिका का विवाह हम करा भी देते हैं तो वो विवाह बहुत सुखद नहीं हो सकेगा। एक दूसरा पॉइंट, शनि की ढैया 7.5 राशि से पंचमस्त वाली शनि की स्थिति तो निसंदेह बदल गई, ये बात तो सत्य है। लेकिन अभी इस जातिका को जब देवगुरु की दशा शुरू होगी, 23 तक तो राहु है, फिर इसके बाद देवगुरु की दशा होगी, तो माता पिता के पास क्या अब यह विकल्प है कि अभी वो देवगुरु की दशा में देवगुरु का जब तक अंतर है तब तक पुनः विवाह के बारे में न सोचे। रूल तो यही कहता है, नियम तो यही कहता है कि किसी भी ग्रह की दशा में उस ग्रह का अंतर बहुत श्रेष्ठ फल प्रदायक नहीं होगा। तो फिर माता पिता के पास एक विकल्प है कि वो गुरु की दशा में जब शनि का अंतर आए, लगभग अभी उसमें 3 से 4 साल का समय बाकी है, तो 3 से 4 साल के बाद जब ये समय आता है तब माता पिता अगर चाहें तो विवाह के बारे में सोच लें। वैसे मैं समझता हूं कि अब वो समय है 2025 के सितंबर में, 11 सितंबर 2025 के बाद वो समय आ रहा है, एक बार विवाह के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन मैं माता पिता को सिर्फ एक सलाह देता हूं, इस जातिका के जीवन को सुरक्षित करने के लिए इसको इसके पैरों पर खड़ा करने का प्रयत्न कराया जाए। विवाह, अगर आप मेरे कार्यक्रम देखते हैं तो आपको पता होगा कि मैं स्वयं ही, चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति हो, विवाह करने का ही पक्षधर रहता हूं। मैं हमेशा कहा करता हूं कि अकेला जीवन किसी के लिए भी ठीक नहीं है, लड़का हो या लड़की। और फिर विशेष करके इस पुरुष प्रधान समाज में अगर हम लड़की का विवाह न करें तो उसके जीवन काल में, अगर हम पुरुष प्रधान समाज की बात न करें, मैं इस समाज की बात करता हूं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, मैं लोगों से मिलता हूं और यह पता चलता है कि एक समय के बाद उनके मन में कहीं ना कहीं एक एकाकीपन, एक खालीपन, पैसा कमा लिया, सब कुछ है, परंतु एक प्रश्न मन में खड़ा हो जाता है, किसके लिए? तो ठीक है, माता पिता अभिभावक की यह जिम्मेदारी बनती है कि वो इस जातिका का विवाह कर दें, पुनर्विवाह कर दें, लेकिन 25 के बाद अभी नहीं। अभी तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि अभी भी वही स्थिति है। अगर विवाह किया गया तो दो विकल्प, एक तो आप राहु की दशा में ही कर देंगे, दूसरा आप गुरु में गुरु के अंतर में कर देंगे। और दोनों ही स्थितियों में ये मारक समय, एक तो राहु ने अपना काम किया, ब्रह्म में डाल दिया, नीच राशि में, सप्तम भाव में नीच राशि में बैठा है। अगर हम ये भी मान लेते हैं कि नीच भंग हुआ है तब भी कोई फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव बड़ा नाजुक भाव है, ये दाम्पत्य का भाव है, और यहां हर तरह से भाव, भावपति, भावकारक तीनों पीड़ित हैं। तो ज्योतिषीय विधान के दृष्टिकोण से देखें, शास्त्रीय रूल के हिसाब से देखें, तो इस जातिका को दाम्पत्य सुख नहीं है, आपको विवाह नहीं करना चाहिए। परंतु भावनात्मक रूप से देखें, मानवीय रूप से देखें, सामाजिक दृष्टिकोण से देखें, तो अकेली एक लड़की का जीवन काटना मुश्किल है। सो उसके लिए विवाह की व्यवस्था की जानी चाहिए। एक और बात, आप जब भी विवाह के बारे में सोचेंगे, सप्तम भाव में यहां मंगल की राशि है, तो पति, जातिका का जो पति के स्वभाव उसका होगा, वो थोड़ा उग्र तो होगा ही होगा, जिद्दी स्वभाव का होगा। तो यहां यह भी जरा ध्यान आप लोगों को रखना होगा कि सोच समझ करके ही विवाह करिएगा। और शनि की दृष्टि है सप्तम पर, तो वो सुख नहीं लेने देने वाले हैं। फिर इस कुंडली में है क्या? क्या इस जन्म कुंडली में विवाह को हम छोड़ दे तो बाकी कुछ बचता है? अगर सप्तम भाव को आप विवाह के लिए देखते हैं तो सप्तम भाव को पार्टनर और व्यापार के लिए भी देखते हैं। अभी अभी मैंने क्या कहा कि शनिदेव की दृष्टि वृषभ लग्न की कुंडली में सर्वाधिक योग प्रदायक होती है। निसंदेह इस जातिका के जीवन काल में शनि की दशा सर्वाधिक श्रेष्ठतम दशा होगी, लेकिन अभी वो बहुत दूर है। उससे पहले गुरु 16 साल बीत जाएंगे और इसके बाद फिर वक्त आएगा जब 19 साल की शनि की दशा होगी, तो वो सर्वाधिक श्रेष्ठतम समय होगा। ये शनिदेव धनिष्ठा नक्षत्र में मंगल के नक्षत्र में जाकर के बैठे हैं और मंगल स्वयं बुध के नक्षत्र में बैठे हैं। बुध जाकर के इस कुंडली के लग्न में ही बैठे हैं, अनुराधा नक्षत्र में, शनि के नक्षत्र में। मैं समझता हूं कि इस जातिका को अगर व्यापार करा दिया जाए और ये स्वयं का अपना कोई व्यापार कर ले, काम कर ले, तो बड़ा सुखद जीवन अपना बिता सकती है। अब रही बात विवाह की, अभी चल रहा है 22, 23, 24, 25, 3 साल की बात है। 3 साल में अपना व्यापार जमा ले, कुछ कर ले, अपने आप को स्थिर कर ले, संभाल ले, फिर कर ले विवाह। लग्न का मान देखा जाए तो 22 अंश, सूर्य की स्थिति को अगर देखा जाए तो 22 अंश, और चंद्रमा की स्थिति को देखा जाए तो वो इस कुंडली में जाकर के बैठे हैं 17 अंश पर। तो अगर हम इस जन्म कुंडली के आधार पर देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि शनि से संबंधित व्यापार बन रहा है, क्योंकि दो तरह से सूत्र हम लगाएंगे। लग्न का जो मान है वो 22 अंश 2 कला है, और सूर्य का जो मान है वो 22 अंश 39 कला है। तो अंश बल में सूर्य के पास अंश ज्यादा है,
लग्न के पास थोड़ा कम है। तो अगर लग्न से गिनते हैं तो शनि आते हैं, व्यापार कराने वाले ग्रह, और अगर सूर्य से गिनते हैं तो सूर्य की राशि आती है, और सूर्य नौमांश में जाकर के बैठे हुए हैं शनि की राशि में। तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसी अवस्था में नौमांश में जिस राशि में बैठा है ग्रह, उसी से संबंधित व्यापार करना चाहिए। तो शनि से संबंधित व्यापार के योग इस जातिका की कुंडली में आ रहे हैं। अब शनि से संबंधित जो व्यापार होते हैं वो बेहद आसान नहीं होते, चाहे वो गैस हो, पेट्रोल हो, शराब हो, चमड़ा हो, पुरानी चीजें हो, ये सब शनि के ही संबंध में आती हैं। लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है, और एक लड़की के लिए करना तो बेहद मुश्किल। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर इस लड़की को सहयोग दिया जाए तो एक इस लड़की में बहुत मजबूत स्थिति क्या है कि निर्णय लेने की क्षमता है इसके पास, और वृषभ लग्न होने के कारण मेहनती है, मैनेजमेंट ये कर लेगी। तो मैनेजमेंट जब कर लेगी तो किसी भी तरह की परिस्थिति को ये संभाल सकती है, अपने ढंग से चला सकती है। चलिए मान लिया जाए कि आज खड़े पांव पेट्रोल पंप नहीं खोल सकते, ये भी क्यों नहीं कर सकते हैं। मान लिया जाए सहयोग मिल जाए, पिता सहयोग कर दें इत्यादि, कोई सहयोग मिल जाए तो पार्टनरशिप में भी कर ले। हालांकि पार्टनरशिप चलेगा नहीं अगर हो सकता है, पैसा उतना नहीं है, तो माता पिता के पास जितना जो पूंजी है, जो आप इस लड़की की मदद कर सकते हैं, विवाह में जो पहली बार खर्च किए और अब जो करेंगे, क्योंकि दूसरे विवाह में भी तो ऐसी स्थिति है, उस पूंजी का इसके ऊपर आप निवेश करिए। और कोई ना कोई व्यापार, जैसे मैंने अभी तो ये कहा, अभी छोड़ दीजिए। कपड़ा, बुटीक एक लड़की के लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कॉस्मेटिक से संबंधित जो व्यापार है, पार्लर इत्यादि से संबंधित, उसको सीख ले, उससे संबंधित ये काम कर ले। इनमें से किसी भी कार्य में, क्योंकि इसकी पढ़ाई भी मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि इस जातिका की शिक्षा बहुत अच्छी नहीं है, इतनी अच्छी नहीं कि कोई श्रेष्ठ मतलब अपने पढ़ाई के दम पर जाकर के कोई काम करे। यहाँ देखा जाए तो शिक्षापति बुध हैं जो जाकर के सप्तम में, और उच्च शिक्षापति शनिदेव हैं जो जाकर के दशम में, और शिक्षा कारक देव गुरु बृहस्पति कुंडली के षष्ठ में पीड़ित अवस्था में बैठे हैं। सो शिक्षा भी बहुत अच्छी नहीं हुई, और कारण चाहे जो भी हो, राहु की दशा भी बाल्यकाल में आ जाती है तो शिक्षा बाधित कर देती है। तो शिक्षा इस कुंडली में बहुत अच्छी नहीं हो सकी है। तो ये एक रास्ता है, बुटीक, पार्लर, कपड़े से संबंधित काम करना, ये काम करके भी अपने आप को अच्छी स्थिति में लाए। और शनि की दशा भी आ रही है। याद रखिए कि ज्योतिष भविष्यदर्शी विषय है, भविष्य को ये देख सकता है, और मैं इस जातिका के भविष्य को देख रहा हूं। ये अपने आप को सुरक्षित कर सकती है, अपने आप को चला सकती है, और भगवान ने चाहा तो हो सकता है इसका विवाह भी भविष्य में हो जाएगा, और एक ऐसा विवाह तो हो ही जाएगा जहां ये अपने पति के साथ ठीक ठाक जीवन निर्वाह कर ले। तब तक थोड़ा और मैच्योर हो जाइए, और हो सकता है एक ऐसा पति इसको मिल जाए जो इसकी भावनाओं को समझे, परिस्थितियों को समझे। तो ही 25 तक विवाह के बारे में मत सोचिएगा। आप लोग अपना काम करते रहिए, जन्मस्थान से दक्षिण पूर्व की ओर इसके लिए लड़का ढूंढिए, परंतु विवाह मत करिएगा, क्योंकि दूसरे विवाह में आपके पास तो ये विकल्प भी नहीं होगा कि आप कुंडली मिलाकर के विवाह करें। फिर भी आप ढूंढते रहिए, 25 के बाद ही आपको विवाह के बारे में सोचना है। और तब तक ये जातिका गणेश जी की खूब आराधना करे, गणेश जी को अपना इष्ट मान ले, ताकि राहु और केतु जन्य पीड़ा से भी, क्योंकि वो नीच राशि में बैठे हैं, तो गणेश जी की आराधना से राहु केतु जन्य पीड़ा से भी मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना करे, सूर्य भगवान को अर्घ्य प्रदान करे। और जन्म कुंडली का सप्तम भाव बहुत पीड़ित है। घर के आसपास कोई शिव मंदिर ढूंढो, और शिव मंदिर में कहीं पार्वती जी हो तो पार्वती जी का नियमित शुक्रवार के दिन जाकर के दर्शन करना, उनके ऊपर सफेद पुष्प, सफेद कनेर का पुष्प अर्पित करना, उनसे प्रार्थना करना कि वो सुखद दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद दें। देखिए, समस्या जीवन में किसी के भी हो, परंतु परमात्मा की कृपा मिले, जो कि मिलना सदैव मिल रहा है, तो परमात्मा की कृपा से हर तरह के दुख, विघ्न, बाधा, कष्ट, परेशानी से मुक्ति मिल जाती है। तो ये सरल छोटे छोटे उपाय हैं, इसको करना बेहद श्रेष्ठ रहेगा। और साथ ही साथ गुरु का व्रत, ये भी आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ रहेगा। गुरुवार के व्रत करने से, चूंकि गुरु इस कुंडली में पीड़ित हैं, ये पति के कारक हैं, तो मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसमें मैंने 13 या 14, 12 या 14 गुरुवार का व्रत करने के लिए कहा है। नियम वही पालन करिए, 14 नहीं, आप लगातार करते रहिए, लगातार नियम पालन आपको वैसे ही करना है, और अभी आपको लंबे समय तक करना है, ताकि आपकी कुंडली से संबंधित ये जो दोष है दूर हो जाए, और गुरु का की जो दशा आ रही है, ये विपरीत योग अपना प्रभाव दें, अपना श्रेष्ठ प्रभाव दें, और आपके जीवन में उत्थान की स्थिति उत्पन्न कर दें। प्रिय दर्शकों, इस जन्म कुंडली को आप सभी देख रहे हैं।
आपका क्या मत है, क्या कराया जाए? क्या मैंने जो निर्णय लिया विवाह न करने का अभी फिलहाल, क्योंकि उम्र इस लड़की की मैं देख रहा हूं, कराना तो चाहिए विवाह, लेकिन अगर विवाह कराते हैं तो दाम्पत्य जीवन आपके सामने है। यह दाम्पत्य जीवन कभी सुरक्षित और सुखद नहीं हो पाएगा, चाहे वो जन्मांक हो या नवमांस। कहीं भी दाम्पत्य जीवन बहुत सुखद नहीं दिखाई पड़ रहा है। और दशा भी वही राहु की है, फिर आ रहे हैं गुरु, तो कहीं से कोई सहयोग नहीं है। फिर भी मेरे जो ज्योतिष के दर्शक हैं वो बहुत अच्छा अध्ययन भी करते हैं और मंथन भी करते हैं। आपका एक मत इस जातिका के जीवन में हो सकता है एक नया सवेरा लाए। तो आपका क्या मत है, क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? अपना मत कमेंट में अवश्य दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए मुझे, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।